वेरी गुड इवनिंग रंजना जी, हर्षा जी, अरुण, आकाश, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग शुभेंदु जी। चलिए, तो आज हम लोग अपना आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टैब्लिशमेंट नॉर्म्स, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 4। ठीक। तो स्टैब्लिशमेंट जो है इसके बारे में पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 4 में आपका डिस्कस किया गया। इसी के साथ साथ इसके ऊपर एक अलग सा नॉर्म्स एक किताब भी आपका छपाया हुआ है। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ आज ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल बुक रहता है जब भी स्टैब्लिशमेंट रिलेटेड कोई मैटर आता है। तो आप अगर चाहते हो तो इस बुक को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, ये बुक मेरा खुला हुआ है। ठीक है, स्टैब्लिशमेंट नॉर्म्स के ऊपर 262 पेज का है। तो ये किताब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आपको कोई भी स्टैब्लिशमेंट रिलेटेड मैटर अगर रहता है तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा 2019 में आपका डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस का स्टैब्लिशमेंट रिव्यू के लिए भी एक एडहॉक नॉर्म्स आया हुआ है ना। तो वो डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस के स्टैब्लिशमेंट रिव्यू में आपको मदद करेगा। ठीक है, तो हम लोग आज एक काम करेंगे, टोटली एक समराइज वे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने का आवश्यकता नहीं है। हम लोग आईपी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये आपका बेसिकली आईपी एग्ज़ाम और जो पीएस ग्रुप बी का एग्ज़ाम दे रहा है दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करें स्टैब्लिशमेंट नॉर्म्स के बारे में। कोई पहले इसको आप डिटेल्स में पढ़े हैं? कोई है यहाँ पे? अगर किसी ने पढ़ाई किया है स्टैब्लिशमेंट नॉर्म को पहले से तो एक बार बता दीजिए कि हाँ हम पढ़े हुए हैं। आप में से कोई अगर नहीं पढ़े हैं तो भी आप बता सकते हैं कि नहीं हम नहीं पढ़े हैं। अच्छा, लिपन जी पढ़े हुए हैं, वेरी गुड। अच्छा, लिपन जी तो आप ऑफिशिएटिंग कर रहे थे ना आईपी में। चलिए, ये एक आपका ऐसा टॉपिक है ना जो बेसिकली आपको समझना भी पड़ेगा और आपको याद भी रखना पड़ेगा। मतलब एक ऐसा कॉम्बिनेशन है ना, कि जहाँ पे आपको कुछ चीज़ है जिसको याद रखना पड़ेगा और कुछ चीज़ है जिसको आपको समझना पड़ेगा। खाली रट के आप स्टैब्लिशमेंट नॉर्म्स को समझ नहीं सकते और खाली समझ के भी आप काम नहीं कर सकते। तो आपको दोनों का ज़रूरत रहेगा। खास करके देखिए, आप जब प्रैक्टिकली फील्ड में काम करिएगा तब तो आपको याद रखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आपके पास नॉर्म्स रहेगा और आप उसी के ऊपर बेस करके आपको कैलकुलेशन वगैरह करना रहता है। तो जब आप सब डिविजनल हेड बनिएगा या फिर डिविजनल हेड बनिएगा तो वहाँ पे तो आपको नॉर्म्स को अलग से याद रखने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास नॉर्म्स जो है रहेगा, उसी के आधार पे प्रोसीड्योर मालूम होना चाहिए। पर जब आप आईपी या ग्रुप बी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे खाली समझने से काम नहीं चलेगा, है ना। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ है जिसको याद भी रखना पड़ेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक स्टैब्लिशमेंट नॉर्म्स जो है इसी के ऊपर आधारित रहेगा। चलिए, तो पहले हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये एस्टेब्लिशमेंट रिव्यू किया जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, उद्देश्य क्या रहता है, कि किस कारण से हम लोग एस्टेब्लिशमेंट रिव्यू जो है करते हैं, है ना। तो बोला जा रहा है कि टू एग्जामिन द स्टैटिस्टिकल जस्टिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग मैन पावर बाई असेसिंग द वर्कलोड। तो दो शब्द का यहाँ पे जिक्र किया गया। एक है स्टैटिस्टिकल जस्टिफिकेशन, मतलब कहीं पे हमको मान लीजिए 10 आदमी दिया गया, 10 हैंड दिया गया, पोस्टल असिस्टेंट हो, शॉर्टिंग असिस्टेंट हो, पर वहाँ पे आवश्यकता है 8 का। कहीं पे आपको 3 हैंड दिया गया, आवश्यकता है 5 का। तो हमको हर एक जगह पे, हर एक स्टैब्लिशमेंट में उस स्टैटिस्टिकल जो जस्टिफिकेशन है उसको देखना पड़ेगा वर्कलोड के आधार पे। तो जब स्टैब्लिशमेंट रिव्यू किया जाता है तो पहले कैलकुलेट किया जाता है वर्कलोड। वर्कलोड के आधार पे बोला जाता है कि वो जो हमारा मैन पावर है वेदर इट इज जस्टिफाइड और नॉट। तो यही बात यहाँ पे बताया गया कि स्टैटिस्टिकल जस्टिफिकेशन को हमको एग्जामिन करना है। और वो काम हम कैसे करेंगे? तो बोला गया भैया आप वर्कलोड कैलकुलेट करो, देख लो कितना मैन पावर एग्जिस्टिंग है और बता दो वेदर इट इज जस्टिफाइड और नॉट। मतलब वहाँ पे क्या और भी स्टाफ का वृद्धि का आवश्यकता है, मतलब वेदर देयर इज ए नीड फॉर ऑगमेंटेशन, वेदर देयर इज ए नीड फॉर रिडक्शन, और वेदर देयर इज ए नीड ऑफ रीडिप्लॉयमेंट। ऑगमेंटेशन का मतलब होता है वृद्धि। मतलब मेरे पास 3 पोस्टल असिस्टेंट था, एक पोस्टल असिस्टेंट पोस्ट को बढ़ाया गया, दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेशन। एक मेरे पास आता है रिडक्शन, मतलब मेरे पास 4 पोस्टल असिस्टेंट था, एक पोस्टल असिस्टेंट को हमने क्या किया, वहां से हटा दिया, देन इट विल बी कॉल्ड रिडक्शन।
और तीसरा क्या है, तीसरा होता है रीडिप्लॉयमेंट। रीडिप्लॉयमेंट क्या होता है, रीडिप्लॉयमेंट होता है एक पोस्ट को एक ऑफिस से काट के दूसरे ऑफिस में दे देना। मतलब हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए एक ब्रांच पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, एक ब्रांच पोस्ट ऑफिस है जहां पे एक बीपीएम था, एक एमडी का पोस्ट था और एक एमसी का पोस्ट था। जब हमने वर्कलोड कैलकुलेट किए तो देखिए यहाँ पे 3 पोस्ट जो है जस्टिफाइड नहीं हो रहा है। तो हमने क्या किया, जो बीपीएम है उसको एक काम पे रख दिया और एमडी और एमसी काम को मिला के एक पोस्ट कर दिया। तो क्या हो गया, यहाँ पे 2 पोस्ट हो गया। अब ये एक पोस्ट मेरा क्या हुआ, यहाँ पे सरप्लस हुआ। इस पोस्ट को हमने क्या किया, बगल वाले कोई एक पोस्ट ऑफिस था जहां पे स्टाफ का आवश्यकता है, तो इस एक पोस्ट को इस ए पोस्ट ऑफिस से हम बी पोस्ट ऑफिस में भेज दिए। तो दिस इज कॉल्ड रीडिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो जहां पे हम एक पोस्ट को जिस ऑफिस में सरप्लस पोस्ट है, सरप्लस हैंड है, वहां से लेके जो नीडी पोस्ट ऑफिस है वहां पर हम भेजते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है रीडिप्लॉयमेंट। क्लियर है। तो ये भी हमारा एस्टैब्लिशमेंट रिव्यू का ऑब्जेक्टिव है, वेदर देयर इज ए नीड फॉर ऑगमेंटेशन, रिडक्शन और रीडिप्लॉयमेंट। और जहां पे हमारा ये सरप्लस एस्टैब्लिशमेंट होता है ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रीडिप्लॉयमेंट के माध्यम से उसको हम लोग यूज करते हैं, दूसरे जगह पे यूज करते हैं। तो बस यही हमारा फंडा है, एस्टैब्लिशमेंट रिव्यू का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। टू इंश्योर दैट द स्टाफ प्रोवाइडेड टू एन ऑफिस इज इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ वर्क। किसी भी पार्टिकुलर ऑफिस में जितना स्टाफ हम दिए हुए हैं, वेदर द वर्क इज प्रोपोर्शनेट टू देम और नॉट, मतलब जितना वर्क आवर है उतना स्टाफ वहां पे दिया गया, ये नहीं दिया गया, ये सारा चीज हम लोग देखते हैं एज ए पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशमेंट रिव्यू। तो ये आपको नॉर्मली एग्जाम पे सवाल यहां से पूछा जाने का चांसेस बहुत कम है। पूछेगा तो मान लीजिए ये आपसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग is an objective of establishment review। ऑप्शन ए ऑगमेंटेशन, ऑप्शन बी रिडक्शन, ऑप्शन सी रीडिप्लॉयमेंट और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा बताइए। आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ऑगमेंटेशन, रिडक्शन, रिडिप्लॉयमेंट ये सारा हमारा इसी का उद्देश्य है। क्लियर हो रहा है ना, क्लियर है यहां तक। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए एस्टैब्लिशमेंट रिव्यू का परिणाम क्या होता है, हम लोग देखें ऑब्जेक्टिव क्या है। तो भाई जिस उद्देश्य से हम एस्टैब्लिशमेंट रिव्यू करेंगे, करने के बाद जरूर हम उसी रेलिवेंट को ही काम करेंगे, है ना। तो देखिए ऑब्जेक्टिव के बाद इसका आता है फॉल आउट, मतलब परिणाम क्या होता है इसका। तो बोला जा रहा है 3 परिणाम नॉर्मली यहाँ पे देखा जाता है। नंबर 1 एबोलिशन ऑफ पोस्ट, है ना, मतलब जिसको हम लोग रिडक्शन का रिजल्ट बोल सकते हैं कि वहां पे रिडक्शन हुआ, मतलब सम पोस्ट हैज टू बी एबोलिश्ड। फिर हम देखे थे ऑगमेंटेशन, मतलब मान लीजिए क्रिएशन ऑफ पोस्ट हम बोल सकते हैं, है ना। और तीसरा हो जाता है रीडिप्लॉयमेंट ऑफ पोस्ट। तो बोला गया ऑगमेंटेशन या आपका क्रिएशन, आपका रिडक्शन या एबोलिशन और रीडिप्लॉयमेंट, है ना। तो एबोलिशन कब होता है, तो बोला जा रहा है व्हेन द स्टाफ स्ट्रेंथ इज मोर देन द वर्कलोड, है ना। हमारा वर्कलोड जो है वो कम है, स्टाफ स्ट्रेंथ जो है ज्यादा है। मतलब हमारे पास 3 आदमी का काम है पर मेरे पास 4 स्टाफ अवेलेबल है। तो भैया जी 4 पोस्ट रख के क्या करोगे, एक पोस्ट को हटाओ उधर से, है ना। तो हो सकता है वहां पे एबोलिशन हो। फिर मान लीजिए हमारे पास 3 है, व्हेन द वर्कलोड इज मोर, जहां पे वर्कलोड ज्यादा है, स्टाफ स्ट्रेंथ कम है। तो बोला जा रहा है वर्कलोड ज्यादा है, मतलब 4 आदमी का काम है, बट हमारे पास स्टाफ स्ट्रेंथ कितना है, तो 3 आदमी है। तो भैया वहां पे एक पोस्ट आपका क्रिएट करना पड़ेगा, है ना, मतलब एक पोस्ट वहां पे ऑगमेंटेशन होगा। और तीसरा होता है रिडिप्लॉयमेंट, जो हम लोग ऑलरेडी देखे कि मूविंग ऑन पोस्ट इज मूव फ्रॉम 1 यूनिट और 1 ऑफिस टू अनदर। एक ऑफिस से एक पोस्ट को हम दूसरे ऑफिस में भेजते हैं, तो ये हो जाता है रीडिप्लॉयमेंट। तो ये हमारा एस्टैब्लिशमेंट रिव्यू का फॉलोआउट या परिणाम होता है। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आईपी एग्जाम, ग्रुप बी एग्जाम जो आप दे रहे हैं, इस पेज से 2 नंबर का सवाल 110% आएगा। अगर खाली इस पेज को आप पढ़िएगा, बाकी कुछ नहीं, तो भी आपके एग्जाम पे 2 नंबर का सवाल का जवाब आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या क्या यहाँ पे बताया गया। क्या बोला जा रहा है, पहला बोला गया भैया जी हमारा जो जीपीओ है, जीपीओ मतलब जनरल पोस्ट ऑफिस, एचओ और एमडीजी, जीपीओ, एचओ और एमडीजी, इनका जो स्टैब्लिशमेंट रिव्यू होता है उसका पीरियडिसिटी है एवरी ईयर,
तो जीपीओ हेड पोस्ट ऑफिस और एमडीजी का स्टैब्लिशमेंट रिव्यू होना चाहिए प्रति वर्ष, है ना। मेल ऑफिस, ट्रांजिट मेल ऑफिस, है ना, शॉर्टिंग मेल ऑफिस, ट्रांजिट मेल ऑफिस, सब रिकॉर्ड ऑफिस, इन सब का सेक्शन का, इन सब का स्टैब्लिशमेंट रिव्यू का पीरियडिसिटी क्या है, तो पीरियडिसिटी है एवरी ईयर। फिर एलएसजी, एचएसजी, टाइम स्केल एंड अदर एसओ, जो भी एसओ रहेगा डिफरेंट प्रकार का सब ऑफिस, उसका भी आपका एवरी 3 ईयर्स। तो जीपीओ, एचओ, एमडीजी हम लोग देखे पर एवरी ईयर होता है। मेल ऑफिस, ट्रांजिट मेल ऑफिस, रिकॉर्ड ऑफिस, सब रिकॉर्ड ऑफिस, सेक्शन, इन सब का भी एवरी ईयर होता है, ठीक है। फिर हम लोग देखे एसओ जो है, एसओ का होता है एवरी 3 ईयर्स में एक बार। ब्रांच पोस्ट ऑफिस का होता है 3 साल में एक बार। डिवीजन ऑफिस, पीएचडी, आरएलओ, इन सब का भी 3 साल में एक बार, है ना। तो ये हमको याद रखना रहता है। जैसे मान लीजिए आपको सवाल पूछा जाएगा एचओ का स्टैब्लिशमेंट रिव्यू साल में कितनी बार किया जाता है, पब्लिक चैट में फटाफट बताइए, या कितने दिन में एक बार किया जाता है। एचओ का स्टैब्लिशमेंट रिव्यू कितने दिन में एक बार किया जाता है। चलिए किसी कितने दिन में, वंस इन ए ईयर। वेरी गुड, किसने किसने जवाब दिया। चलिए वेरी गुड, रोहन, अरुण, लिपन, शुभेंदु, आकाश, रवितेजा, रंजना, वेरी गुड। तो ये ईयरली होता है, साल में एक बार किया जाता है। अच्छा बताइए, जो हमारा ब्रांच पोस्ट ऑफिस है उसका पीरियडिसिटी क्या है, फटाफट बताइए। ब्रांच पोस्ट ऑफिस का 3 साल में एक बार, वेरी गुड, 3 साल में एक बार होता है। अच्छा बताइए, कोई आपका टाइम स्केल एसओ है ना, या एलएसजी, एचएसजी, एसओ है, उसका कितना दिन, उसका भी 3 साल में एक बार, वेरी गुड। अच्छा चलिए बताइए, कोई आपका सब रिकॉर्ड ऑफिस है, मेल ऑफिस है ना, ट्रांजिट मेल ऑफिस है, तो उसका साल में एक बार, वेरी गुड, एक साल में एक बार आपका मतलब वंस इन ईयर, है ना। तो ये हमारा पीरियडिसिटी है और यहाँ से एक सवाल हमको पूछा जा सकता है। अब एक बात यहाँ पे देखिए, ब्रांच पोस्ट ऑफिस का जो स्टैब्लिशमेंट रिव्यू होता है, ये होता है एवरी 3 ईयर्स में एक बार। क्या बोला गया, एट द टाइम ऑफ रिव्यू ऑफ एचओ एंड एसओ। तो बोला जा रहा है कि ब्रांच ऑफिस का स्टैब्लिशमेंट रिव्यू कब करना है, तो बोला कि कंसर्न्ड एचओ या एसओ, मतलब जिसके जुरिस्डिक्शन में वो ब्रांच ऑफिस आ रहा है, जब उसका स्टैब्लिशमेंट रिव्यू होगा उसी टाइम पे ब्रांच पोस्ट ऑफिस का भी स्टैब्लिशमेंट रिव्यू कर लेना होता है। क्लियर है। अब बोला गया रिवीजन ऑफ अलाउंस ऑफ जीडीएस, इसके लिए भी बोला गया 3 साल में एक बार हम रिव्यू करेंगे, तो भाई एवरी 3 ईयर्स में एक बार उनका भी अलाउंस रिवीजन के लिए हमको रिव्यू करना रहेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मान लीजिए कोई एक जीडीएस का नया एंगेजमेंट होता है, तो एंगेजमेंट के बाद पहला 1 साल कोई रिवीजन टीआरसीए का नहीं होता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एंगेजमेंट, उसके बाद हम उसका अलाउंस को रिव्यू कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एक पोस्ट ऑफिस है जहाँ पे एमडी का जो ड्यूटी है, मतलब मेल डिलीवरर का जो ड्यूटी है, वो आपका 5 घंटे का रहता है ना। पर वहाँ पे कोई नया लड़का ज्वाइन किया, तो रास्ता तो सेम है, मतलब बीट तो उसका सेम है, बीट में कोई चेंज नहीं है, पर फिर भी हम उसको सेकेंड लेवल पे पैसा नहीं देंगे, टीआरसी नहीं देंगे। पहला 1 साल जो है वो टीआरसी स्लैब 1 में ही रहेगा, लेवल 1 में ही रहेगा। 1 साल के बाद रिव्यू करते हुए हम उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, रिवीजन ऑफ टीआरसी जो होगा एंगेजमेंट के 1 साल बाद ही होगा, उसके पहले नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि इसका पीरियडिसिटी क्या है। अब बोला गया इस पीरियडिसिटी को छोड़ के भी आवश्यकता अनुसार इंटरिम रिव्यू हो सकता है, ठीक है। इस पीरियडिसिटी को अगर आप छोड़ दीजिएगा तो भी इंटरिम रिव्यू जो है पॉसिबल है। अब इंटरिम रिव्यू नॉर्मली 2 कंडीशन में किया जाता है, कब कब, एक व्हेन देयर इज ए रिवीजन इन नॉर्म्स, जब स्टैब्लिशमेंट रिव्यू का जो नॉर्म है उसमें रिवीजन हो गया तो भैया हमारा रिव्यू करना आवश्यक है। सेकेंड कंडीशन, वेन एवर देयर इज एनी सिग्निफिकेंट वेरिफिकेशन वेरिएशन ऑफ वर्कलोड, जहां पर भी कोई सिग्निफिकेंट वेरिएशन होता है वर्कलोड में, मतलब
आप इंस्पेक्शन में गए एज इंस्पेक्टर और जाके देखे कि पहले तो आदमी बहुत काम करता था पर वो अभी बिल्कुल काम नहीं करता है, तो सिग्निफिकेंट वेरिएशन है वर्कलोड में। या फिर पहले वो बिल्कुल काम नहीं करता था, अभी वो बहुत बेहतरीन काम करता है, तो वेरिएशन हुआ है वर्कलोड में, तो यहाँ पर भी किया जा सकता है बियॉन्ड दिस पीरियडिसिटी। इस पीरियडिसिटी के बाहर भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा पीरियडिसिटी। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। यहाँ तक क्लियर है? एक बार कंफर्म करिए पब्लिक चैट में, किसी को दिक्कत ना आ रहा? चलिए देखिए, बीओ आपका एसओ के जुरिस्डिक्शन में डायरेक्ट हो या एचओ के अंडर में आए, दोनों बीओ का आपका 3 साल में एक ही बार रहता है। ठीक है, बीओ का स्टैब्लिशमेंट रिव्यू हमेशा 3 साल में एक ही बार होगा। ठीक है, किसके जुरिस्डिक्शन में आ रहा है कोई मैटर नहीं करता, 3 साल में एक ही बार रहेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग रजिस्टर ऑफ पीरियडिकल रिव्यू। अब हम लोग देखें कि हमारे पास जितना ऑफिसेस है, हमको 3 साल में मान लीजिए एक बार रिव्यू करना है या 1 साल में एक बार आपका रिव्यू करना है। अब हमको कैसे पता रहेगा कि भैया वो कब रिव्यू करे? तो यहाँ पे देखिए बोला गया ये सब करने के लिए, मान लीजिए कोई डिवीजन ऑफिस में आपका पोस्टिंग है, आपके अंडर में 300 ब्रांच ऑफिस है, 100 आपका सब ऑफिस है, तो उसका स्टैब्लिशमेंट रिव्यू हमको करना है। अब ये तो संभव नहीं कि हम याद रख दे के चलो आज इसका करेंगे, कल उसका करेंगे, परसों इसका करेंगे, तो उसके लिए एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है ना, तो जिसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे रजिस्टर ऑफ पीरियडिकल रिव्यू। अब इस रजिस्टर का प्रोफॉर्मा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या कॉलम इसमें रहेगा। ठीक है, इसका क्या क्या कॉलम रहेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, द प्रोग्राम फॉर ए ईयर इज ड्रॉन अप इन द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर। मतलब क्या हुआ, 2025 में, बात समझ लीजिए जिसका जिसका डिवीजन ऑफिस में पोस्टिंग है, 2025 में हमको स्टैब्लिशमेंट रिव्यू करना है मेरा डिवीजन का। मान लीजिए मेरा ए डिवीजन है, ठीक है, या ABCD डिवीजन है, मेरा डिवीजन का नाम है ABCD डिवीजन। अब हमको 2025 में स्टैब्लिशमेंट रिव्यू करना है, उसका प्लान मेरा कब बनेगा, तो 2024 के सितंबर में मेरा उसका प्लान बनेगा कि कब कब 2025 में कौन सा ऑफिस का स्टैब्लिशमेंट रिव्यू होगा। तो ये बात पे ध्यान देना है, द प्रोग्राम फॉर ए ईयर इज ड्रॉन अप इन सितंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में, और इसके लिए जो रजिस्टर मेंटेन किया जाता है उसका प्रोफॉर्मा आप यहाँ पे देख सकते हैं। एग्जाम पर्पस तो इंपॉर्टेंट है नहीं, पर वर्क पर्पस के लिए, आपको काम करने के लिए इसका जरूरत रहेगा, इसका आवश्यकता रहेगा। ठीक है, पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आपका बताया गया नेम ऑफ ऑफिस, कौन सा ऑफिस है ना, फिर आपका सर्किल किसके अंडर में आ रहा है, उसका केस मार्क वगैरह, स्ट्रेंथ कितना है उस ऑफिस में, सुपरवाइजरी और क्लरिकल, उस ऑफिस का वर्क आवर क्या होता है, स्टाफ आवर क्या होता है, डेट ऑफ रिव्यू कब है, रिजल्ट ऑफ रिव्यू क्या है ना, नेक्स्ट रिव्यू कब ड्यू है, और रिमार्क्स कॉलम, ये सारा चीज जो है इसका पार्ट रहता है। अब यहाँ पे चलिए कोई हमको बताइएगा, एक शब्द हमने यूज किया वर्क आवर और स्टाफ आवर, एक टर्म हमने यूज किया वर्क आवर और स्टाफ आवर। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है, वर्क आवर और स्टाफ आवर, इन दोनों में अंतर क्या रहता है? चलिए इसका जवाब आपको देना है। ठीक है, अगर आप जानते हो तो बताइए, अदरवाइज हम लोग थोड़ी देर बाद इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि आगे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। चलिए आते हैं अभी हम लोग, अब यहाँ पे आपका बताया गया पोस्ट ऑफिस में एक स्टैब्लिशमेंट होता है जिसको बोला जाता है रोड स्टैब्लिशमेंट। क्या बोला जाता है? रोड स्टैब्लिशमेंट। ठीक है, अब रोड एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, तो बोला जा रहा है रोड एस्टेब्लिशमेंट मतलब जो हमारा डिफरेंट मेल लाइन है उस मेल लाइन का स्टैब्लिशमेंट। रोड एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है, जो मेल लाइन है उसका क्या स्टैब्लिशमेंट होगा। मान लीजिए कोई पार्टिकुलर एरिया है, ए हमारा पोस्ट ऑफिस है, वहां से, या फिर मान लीजिए आरएमएस से स्टार्ट हुआ कि कोई हमारा एक आरएमएस ऑफिस, यहाँ से हमारा एचओ में जाता है,
HO से हमारा SO में जाता है, मान लीजिए SO1, फिर आपका वहाँ से चला जाता है SO2, है ना। इस प्रकार से मेरा जाता है, और लास्ट मान लीजिए SO10, यहाँ तक मेरा मेल जाता है। और वापस कैसे होता है, तो SO10 से फिर जो डाक है उसको लेता है, SO10, SO9, SO8, ऐसा करते करते वो HO के RMS तक आपका सारा डाक लेके जाता है। तो ये क्या है, ये एक मेल लाइन है। तो इस मेल लाइन का जो स्टैब्लिशमेंट होता है उसी को बोला जाता है रोड स्टैब्लिशमेंट। क्या बोला जाता है उसको, उसको बोला जाता है रोड स्टैब्लिशमेंट। ठीक है। तो रोड स्टैब्लिशमेंट में क्या क्या रहता है बेसिकली, तो नंबर ऑफ स्टाफ एम्प्लॉयड। अब मान लीजिए एबीपीएम है तो कितना एबीपीएम को आपका एम्प्लॉय किया गया, या एमटीएस है तो किसको किसको वहां पे आपका एम्प्लॉय किया गया, है ना। या फिर उसके साथ लेंथ ऑफ द लाइन, लेंथ ऑफ द लाइन और वेट ऑफ द मेल। तो ये सारा चीज को देखते हुए जो मेल स्टैब्लिशमेंट रहता है, मेल लाइन का जो रोड स्टैब्लिशमेंट रहता है, उसका आपका रिव्यू किया जाता है। ठीक है। तो ये बात याद रखना है कि रोड स्टैब्लिशमेंट क्या होता है, मेल लाइन का जो स्टैब्लिशमेंट है वो होता है रोड स्टैब्लिशमेंट। यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीज को देखते हैं, तो देखते हैं वहां पे कितना एबीपीएम या अदर स्टाफ वहां पे एम्प्लॉयड है, उसका लेंथ क्या है, और वहां पे जो मेल कैरी किया जाता है ऑर्डिनरीली उसका वजन वगैरह कितना रहता है। ठीक है। मतलब उस एम्प्लॉयमेंट को, उस स्टैब्लिशमेंट को क्या हम मतलब उसमें ऑगमेंटेशन का आवश्यकता है या रिडक्शन का आवश्यकता है, तो क्या है नहीं है, ये हम लोग रोड स्टैब्लिशमेंट से देख सकते हैं। और बोला जाता है कि नॉर्मली एज फार एज प्रैक्टिकेबल सेम एबीपीएम विल कैरी द मेल्स इन बोथ द डायरेक्शन ओवर हिज स्टेज। तो नॉर्मल कंडीशन में रखा जाता है कि एक डायरेक्शन में, एक फेज में एक ही स्टाफ अगर कैरी करेगा तो ये बेटर रहता है। तो यहाँ पे ये हमारा बताया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे आते हैं नॉर्म्स फॉर ओपनिंग ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस, और जो हमारा डिफरेंट ब्रांच पोस्ट ऑफिस रहता है उसका ओपनिंग का नॉर्म क्या रहता है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलिए, स्टाफ आवर, वर्क आवर जो है किसी ने नहीं बताया है। वर्क आवर क्या रहता है, जो भी पर्टिकुलर एरिया का पर्टिकुलर पीरियड में जितना समय काम रहता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर बीट पे हम अगर देखें, मान लीजिए 8 घंटा। ठीक है। अब 8 घंटा काम अगर होता है तो वर्क आवर हुआ 8 घंटा। अब उस 8 घंटे में, 8 घंटे में मान लीजिए आपका टी ब्रेक रहता है, मतलब टी ब्रेक मतलब जो लंच ब्रेक रहता है, तो हमको हाफ एन आवर का टिफिन का समय रहता है। तो बोला जाता है अगर 8 घंटा वर्क आवर हुआ तो वहां पे मेरा स्टाफ आवर होगा 7.5 घंटा। क्लियर हो रहा है कि जब मेरा वर्क आवर होगा 8 घंटा तो मेरा स्टाफ आवर हो जाएगा कितना, 7.5 घंटा। चलिए 1 मिनट। चलिए यहाँ पे मेरा स्क्रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। चलिए क्या बताया जा रहा है, देखिए स्टाफ आवर, जब स्ट्रेच ड्यूटी होता है, जब स्ट्रेच ड्यूटी होता है, इसको याद रखना है कि वर्क आवर और स्टाफ आवर का रिलेशन क्या है। तो हम क्या बोले, मान लीजिए वर्क आवर है मेरा, वर्क आवर है मेरा 8 घंटा। ठीक है। कोई पर्टिकुलर स्टाफ का अगर हम देख रहे हैं एक जगह पे, तो वर्क आवर कितना है, 8 घंटा। तो 8 घंटा अगर वर्क आवर है, वो एट ए स्ट्रेच काम किया है, एट ए स्ट्रेच काम किया है, तो उसका स्टाफ आवर कितना हो जाएगा, 7.5 आवर, 7.5 घंटा स्टाफ आवर होगा। क्यों, क्योंकि आधा घंटा उसने लंच ब्रेक लिया। अब हमको तो काम करवाना रहेगा, है ना। तो जिस कारण से मेरा जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन में तो हमको उसको भी लाना रहेगा। तो जिस कारण से क्या होता है, अगर 8 घंटा वर्क आवर होता है तो स्टाफ आवर कितना होता है, स्टाफ आवर होगा 7.5 घंटा। याद रहेगा, एग्जाम पे ये सवाल कभी कभी पूछ लेता है। 8 घंटा अगर वर्क आवर हुआ, स्टाफ आवर होगा 7.5 घंटा। अब मान लीजिए ये कौन सा केस में, जहां पे ड्यूटी एट ए स्ट्रेच होता है, और जहां पे स्प्लिट ड्यूटी हो रहा है, जहां पे स्प्लिट ड्यूटी हो रहा है, तो स्प्लिट ड्यूटी के केस में बोला जाता है वहां पे आपका स्प्लिट के केस में 6
एंड 3/4 मतलब 6 घंटा 45 मिनट। वहां पे कितना हो जाता है, वहां पे हो जाता है 8 घंटा। अगर वर्क आवर रहेगा तो वहां पे स्टाफ आवर हो जाएगा 6 hours 45 minutes। ठीक है, याद रहेगा, ये सवाल एग्जाम पे पूछ सकता है। स्प्लिट ड्यूटी अगर होता है, 8 घंटा वर्क आवर अगर रहेगा तो स्टाफ आवर होगा 6 घंटा 45 मिनट, क्योंकि आधा घंटे का मान लीजिए लंच ब्रेक है, आधा घंटे का उसका आने जाने का समय है ना। फिर आपका कुछ पोर्शन आपका रहता है एक सेट से दूसरे से, मतलब बीच में जो आपका ट्रांसमिशन रिकॉर्ड वगैरह हैंडलिंग ये वो थोड़ा मिला के और 15 मिनट का कोएफिशिएंट दिया जाता है। देखिए यहाँ पे बताया गया, ऑफिशियल ऑन स्प्लिट ड्यूटी नॉट प्रोवाइडेड विद क्वार्टर्स आर रिक्वायर्ड टू पुट इन ड्यूटी ऑफ 7 hours विच विल बी इक्विवेलेंट टू 8 hours इन नॉर्मल डे, मेकिंग फर्दर अलाउंस फॉर रेस्ट। द नेट वर्क आवर्स अवेलेबल फॉर द वर्क विल बी आपका 6 घंटा 45 मिनट। तो स्टाफ आवर कितना होता है, स्टाफ आवर लिया जाता है 6 घंटा 45 मिनट का, पर आपका वर्क आवर रहेगा यहाँ पे 8 घंटा। ठीक है, तो ये बात एक हमको याद रखना है। अब आते हैं हम लोग ओपनिंग ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस में, आगे बढ़े। किसी को दिक्कत हो रहा है तो बताइए, आगे बढ़े। चलिए, अब ये वाला पेज जो है, यहां से दोबारा आपको एक 2 नंबर वाला सवाल एग्जाम पे 100% आएगा। इस पेज से भी एक 2 नंबर का सवाल आपको 100% पूछा जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या क्या यहाँ पे बताया गया। ठीक है, यहाँ पे नॉर्म्स फॉर ओपनिंग ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस, इसके लिए कंडीशन क्या रखा गया, तो बोला गया हम लोग नॉर्मल एरिया देखेंगे, और दूसरा कंडीशन होता है हिली, ट्राइबल, डिजर्ट और इनएक्सेसिबल एरिया। हिली, ट्राइबल, डिजर्ट और आपका इनएक्सेसिबल एरिया। तो नॉर्मल एरिया में अगर हमको कहीं पे ब्रांच पोस्ट ऑफिस खोलना है, नॉर्मल एरिया में कहीं पे अगर हमको ब्रांच पोस्ट ऑफिस खोलना है तो वहां का पॉपुलेशन कितना होना चाहिए, तो बोला गया 3000 पॉपुलेशन शुड बी देयर इन द ग्रुप ऑफ विलेजेस। ग्रुप ऑफ विलेजेस का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए हम एक पोस्ट ऑफिस खोल रहे हैं ए बी ओ। अब ए बी ओ के अंदर में एक्स, वाई और जेड, ये 3 गांव आता है। ठीक है, ये 3 गांव आता है, तो ये तीनों मिला के पॉपुलेशन जो है 3000 होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए बोला जा रहा है ग्रुप ऑफ विलेज। तो मेरे अंडर में 3 गांव था, तो 3 गांव मिला के पॉपुलेशन जो है मिनिमम 3000 होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो बोला क्या मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द नियरेस्ट विलेज इज 3 किलोमीटर। तो नियरेस्ट जो पोस्ट ऑफिस रहेगा वहां से आपका ये वाला जो पोस्ट ऑफिस रहेगा उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये आपका पोस्ट ऑफिस होना चाहिए, नियरेस्ट विलेज नहीं, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस होना चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस इज 3 किलोमीटर। ठीक है, तो दूसरा पोस्ट ऑफिस जो उसके नियरेस्ट रहेगा वहां से इसका डिस्टेंस रहेगा 3 किलोमीटर मिनिमम। ठीक है, फिर आया एंटिसिपेटेड इनकम। जब ब्रांच पोस्ट ऑफिस हम खोलते हैं तो इनकम बोला गया नॉर्मल एरिया के केस में जो उसका कॉस्ट रहेगा उसका 33.33% है ना। मान लीजिए हम इस प्रकार से आपको इसको बोल सकते हैं, बेसिकली 33.13 इसका रहता है। तो मान लीजिए 100 रुपया हम अगर किसी पोस्ट ऑफिस खोले हैं और उसमें आपका मेरा कॉस्ट हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है 100 रुपया, तो वहां पे मेरा अर्निंग जो इनकम है वो इनकम कितना होना चाहिए, तो मिनिमम 33.33 रुपीज़ मेरा इनकम होना चाहिए, तब जाके वहां पे मेरा पोस्ट ऑफिस खुलेगा। अब मान लीजिए 2 को 0 इधर बढ़ा दीजिए, तो 2 को 0 इधर से घटा दीजिए, तो मान लीजिए मेरा कॉस्ट है 10,000, तो मेरा इनकम मिनिमम 3333 रुपए होना चाहिए, तब जाके वहां पे मेरा बीओ खोला जाएगा। क्लियर है, तो 3 कंडीशन हम लोग देखें नॉर्मल एरियाज के केस में। एक देखे पॉपुलेशन 3000, फिर हम लोग देखे मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस 3 किलोमीटर, फिर हम लोग देखे एंटिसिपेटेड इनकम जो एस्टिमेट जो हमारा एंटिसिपेटेड कॉस्ट है ना। यहाँ पे अनुमान किया हुआ है, आप गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस तो है ही नहीं, खोलने के बाद चल रहा है ना। तो जितना आपका एंटिसिपेटेड इनकम है, जितना आपका एंटिसिपेटेड कॉस्ट है उस ऑफिस के लिए, उसका 33.33% आपका इनकम अर्निंग होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नॉर्मल एरिया को छोड़ के अदर देन जो हिली,
ट्राइबल डिजर्ट है ना, पहाड़ में, कोई ट्राइबल एरिया में, कोई मरुभूमि में, है ना, या फिर आपका मान लीजिए कोई आपका इनएक्सेसिबल एरियाज में, तो यहाँ पे अगर हमको पोस्ट ऑफिस खोलना है तो यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन दिया गया। क्या बोला गया? बोला गया मान लीजिए कोई इंडिविजुअल विलेज के केस में वहाँ पे मिनिमम 500 पॉपुलेशन होना चाहिए। अगर इन केस ऑफ इंडिविजुअल विलेज तो 500 पॉपुलेशन शुड बी देयर, और इन ग्रुप ऑफ विलेज जितना उसके पास विलेजेस है सबको मिला के मिनिमम आपका 1000 पॉपुलेशन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे था ग्रुप ऑफ विलेज में 3000, यहाँ पे इसको रिड्यूस्ड कर दिया, रिड्यूस टू 1000। सिंगल विलेज के केस में, है ना, सिंगल विलेज के केस में कितना 500 पॉपुलेशन होना चाहिए। डिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो नियरेस्ट जो पोस्ट ऑफिस है वहां से 3 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ पे भी होना चाहिए मिनिमम, एक्सेप्ट इन केस ऑफ हिली एरियाज। हिली एरियाज को छोड़ के बाकी सबके लिए, ट्राइबल डिजर्ट ये सबके लिए 3 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो है। हिली एरियाज के लिए क्या है, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है मैंडेटरी नहीं है। और ये जो रिलैक्सेशन है, ये रिलैक्सेशन हमको कौन देगा? तो ये रिलैक्सेशन हमको पोस्टल डायरेक्टोरेट का जो स्टैब्लिशमेंट डिवीजन है वो हमको ये रिलैक्सेशन देगा कि 3 किलोमीटर डिस्टेंस जो है मैंडेटरी नहीं है इन कनेक्शन विद हिली एरियाज। और पर उसके लिए हमारा रिलैक्सेशन कौन देगा? तो बोला गया मिनिमम डिस्टेंस जो है उसका रिलैक्सेशन हमको पोस्टल डायरेक्टोरेट से दिया जाता है। अब आता है एंटिसिपेटेड इनकम। एंटिसिपेटेड इनकम कितना है? तो भैया ये 15% है, जो हमारा कॉस्ट है उसका 15% है एंटिसिपेटेड इनकम। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले चलिए हम थोड़ा सा सवाल जवाब कर लेते हैं आप लोगों से। एक दो सवाल का जवाब दे दीजिए फटाफट। चलिए हम थोड़ा सा, हाँ चलिए पहला सवाल हमको जवाब दीजिए। बीओ के केस में हम लोग जब देख रहे थे, बीओ के केस में अगर हिली एरियाज में नहीं है तो पॉपुलेशन कितना होना चाहिए इन केस ऑफ ए ग्रुप ऑफ विलेज? बीओ के केस में ग्रुप ऑफ विलेज में पॉपुलेशन कितना होना चाहिए? 500 नहीं है, 1000 नहीं है। इन केस ऑफ पोस्ट ऑफिस अदर देन इन हिली एरिया, अदर देन हिली एरियाज वगैरह की बात कर रहे हैं, अदर देन हिली, अदर देन अर्बन, सॉरी अदर देन आपका जो डिजर्ट है ना, ये सब केस छोड़ के नॉर्मल रूरल एरियाज में कितना होना चाहिए? तो ग्रुप ऑफ विलेज के केस में 3000 होना चाहिए। 1500 किसने किसने? लिपन जवाब दिया, रंजना 1500 नहीं है, कितना होना चाहिए आपका? 3000 पॉपुलेशन होना चाहिए। अच्छा बताइए डिस्टेंस कितना होना चाहिए दो पोस्ट ऑफिस के भीतर? डिस्टेंस मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए 3 किलोमीटर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब बताइए एंटिसिपेटेड इनकम इन नॉर्मल एरिया, एंटिसिपेटेड इनकम कितना परसेंट होना चाहिए? कॉस्ट का 33.33% होना चाहिए, जो हमारा कॉस्ट है उसका। ठीक है, चलिए अब बताइए इन केस ऑफ हिली एरियाज पॉपुलेशन जो है इन केस ऑफ ए सिंगल विलेज, इंडिविजुअल विलेज कितना होना चाहिए? ये 500 होना चाहिए। बिल्कुल, वेरी गुड, 500 होना चाहिए। ग्रुप ऑफ विलेज के केस में कितना होना चाहिए? ग्रुप ऑफ विलेज के केस में 1000 होना चाहिए। वेरी गुड। अच्छा बताइए इनकम यहाँ पे कितना होना चाहिए? मिनिमम इनकम 15% होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए कोई एक ऑफिस में कोई एक पोस्टल असिस्टेंट है, कोई एक ऑफिस में कोई एक पोस्टल असिस्टेंट है, उसने 8 घंटा काम किया, तो उसका वर्क आवर कितना है? 8 घंटा। स्टाफ आवर कितना होगा? 7 घंटा 30 मिनट। वेरी गुड, 7 घंटा 30 मिनट हो जाएगा उसका स्टाफ आवर। अच्छा बताइए किसी ने क्या किया, जो आपका उसने स्प्लिट ड्यूटी किया, है ना, मान लीजिए जो ट्रेजरर है स्प्लिट ड्यूटी किया, तो कितना हो जाएगा? 6 घंटा 45 मिनट हो जाता है उसका स्टाफ आवर। वेरी गुड, 6 घंटा 45 मिनट हो जाता है स्टाफ आवर। वेरी गुड। अच्छा बताइए पीरियडिकल रजिस्टर जो बनता है एस्टेब्लिशमेंट रिव्यू के लिए, वो कब बनता है? कौन सा महीने में मतलब कौन सा महीने में उसको मेंटेन किया जाता है? प्लान जो है कब बनता है? प्लान जो बनता है प्रीवियस ईयर का सितंबर महीने में बनता है। वेरी गुड। अच्छा बताइए जीपीओ का स्टैब्लिशमेंट रिव्यू कितने दिन में होना है? जीपीओ का 1 साल में होना है। वेरी गुड। पीएचडी का स्टैब्लिशमेंट रिव्यू कितने दिन में होना है? पीएचडी का रवि तेजा 3 साल में होना है। ठीक है, डिवीजन ऑफिस, पीएचडी, आरएलओ, ये सबका 3 साल में एक बार है। ठीक है। अच्छा जो हमारा जीडीएस बीपीएम या एबीपीएम ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के कितने दिन बाद, एंगेजमेंट के कितने दिन बाद हम सैलरी उसका टीआर से बढ़ा सकते हैं? 1 साल के बाद हम रिवीजन कर सकते हैं। वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा बात है।
आगे बढ़े हम, मुझे उम्मीद है यहाँ तक हमारा क्लियर है। आगे बढ़े। चलिए अब आते हैं कुछ नॉर्म्स, किस लिए, फॉर ओपनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल पोस्ट ऑफिस। तो जब कोई पोस्ट ऑफिस हमारा कहीं पे ओपन होता है तो नॉर्मली उसके पहले एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ओपन किया जाता है कि भैया ये ऑफिस हमारा चलने लायक है या नहीं है। तो ये होता है ओपनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल पोस्ट ऑफिस। तो क्या क्या बोला गया कि एक्सपेरिमेंटल पोस्ट ऑफिस जब ओपन होता है तो नॉर्मली नॉट लॉन्गर देन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। क्या बोला जा रहा है, नो एक्सपेरिमेंटल पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन विलेज पोस्टमैन may be sanctioned for a period longer than 6 month। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि एक्सपेरिमेंटल पोस्ट ऑफिस जब बनता है तो इसका फर्स्ट टाइम इसका सैंक्शन कितने दिन का रहता है, तो मैक्सिमम 6 महीने का इसका सैंक्शन रहता है। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं वेदर दिस ऑफिस इज सेल्फ सपोर्टिंग और नॉट, है ना, और उसके बाद जाके हम लोग डिसीजन वगैरह लेते हैं। तो क्या बोला जा रहा है, नो एक्सटेंशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल पोस्ट ऑफिस में बी सैंक्शन unless there is a reasonable hope that the office will prove self supporting at the end of 2 years। तो जब हम कोई एक्सपेरिमेंटल पोस्ट ऑफिस ओपन करते हैं हम लोग देखते हैं और ये अनुमान लगाते हैं कि एटलीस्ट 2 साल खत्म होने के बाद मेरा वो पोस्ट ऑफिस सेल्फ सपोर्टिंग होगा या नहीं होगा। सेल्फ सपोर्टिंग का मतलब क्या हुआ कि जितना हमारा कॉस्ट उस ऑफिस में लग रहा है उतना पैसा वहां से मेरा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर सेल्फ सपोर्टिंग होता है तो वहां पे हम उसको रख सकते हैं, अदरवाइज वो एक्सटेंशन नॉर्मल केस में नहीं दिया जाएगा। तो नो एक्सटेंशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल पोस्ट ऑफिस में बी सैंक्शनड अनलेस देयर इज ए रीजनेबल होप दैट द ऑफिस विल प्रूव टू बी ए सेल्फ सपोर्टिंग ऑफिस एट द एंड ऑफ 2 years। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि कितने साल के भीतर हमारा जो एक्सपेरिमेंटल पोस्ट ऑफिस है वो सेल्फ सपोर्टिंग होना चाहिए। बता दीजिए एक बार पब्लिक चैट में, कितने दिन के भीतर सेल्फ सपोर्टिंग होना चाहिए। सेल्फ सपोर्टिंग कितने दिन के भीतर होना चाहिए, 2 साल के भीतर होना चाहिए। नॉर्मल केस में हमारा सैंक्शन एट द टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंटल पोस्ट ऑफिस का ओपनिंग कितने दिन के लिए सैंक्शन दिया जाता है, तो 6 महीने के लिए सैंक्शन दिया जाता है। ठीक है, अब बोला जा रहा है एक्सेप्ट इन केस ऑफ एक्सपेरिमेंटल पोस्ट ऑफिस ओपनड इन लार्ज टाउन्स नो एक्सपेरिमेंटल पोस्ट ऑफिस मे बी मेड परमानेंट। No experimental office may be made permanent unless its total income over total cost प्लस 25% ऑफ द कॉस्ट। तो बोला जा रहा है एक्सपेरिमेंटल पोस्ट ऑफिस को परमानेंट हम कम करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल पोस्ट ऑफिस को परमानेंट हम तब करेंगे जब जितना हमारा इनकम हुआ और जितना हमारा खर्चा हो रहा है, तो खर्चा प्लस 25% इज इक्वल टू इनकम। क्लियर हो रहा है। मान लीजिए मेरा इनकम और कॉस्ट, तो मान लीजिए कॉस्ट हो गया मेरा 1,000 रुपया, खर्चा हुआ मेरा 1,000 रुपया, कॉस्ट हुआ। अब 1,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 125 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो इधर से हट जाएगा, 1250 रुपये, है ना। इसको अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1250 रुपये। तो मेरा अगर कॉस्ट मतलब खर्चा है 1,000, इनकम है मेरा 1250, तो ये पोस्ट ऑफिस को हम क्या करेंगे, परमानेंट कर देंगे, है ना। इस पोस्ट ऑफिस को हम परमानेंट कर देंगे। तो वही बात आपका यहाँ पे बताया गया है कि एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल पोस्ट ऑफिस ओपनड इन लार्ज टाउन, बड़े बड़े शहरों में जो ऑफिस ओपन हुआ है उसको छोड़ के नॉर्मल केस में क्या बोला गया कि एक्सपेरिमेंटल पोस्ट ऑफिस को हम कब परमानेंट करेंगे, तो जहां पे मेरा जो टोटल इनकम है ये टोटल कॉस्ट प्लस 25% ऑफ कॉस्ट ये कवर कर जाता है, तो वहां पे हम उसको परमानेंट स्टेटस दे देते हैं। ठीक है, इवन एक्सपेरिमेंटल ऑफिस इन विलेज प्रूव्स टू बी अनरेम्यूनरेटिव इवन आफ्टर 24 मंथ्स द ऑफिस में बी क्लोज्ड। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई एक्सपेरिमेंटल पोस्ट ऑफिस हमने खोला था और 2 साल के बाद भी हम देखा वो ऑफिस जो है सेल्फ सपोर्टिव नहीं है, मतलब अनरेम्यूनरेटिव है, पैसा वहां से अर्निंग नहीं हो रहा है सही से, तो उसको हम क्लोज कर सकते हैं, द ऑफिस में बी क्लोज्ड। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्या बोला जा रहा है, इफ द सुपरिटेंडेंट्स प्रपोजल ऑफ एक्सपेरिमेंटल पोस्ट ऑफिस इज अप्रूव्ड
the head of the circle will issue the order for opening of experimental post office for a period of 6 months and copy of its simultaneously sent to head office और ऑडिट ऑफिस। तो जब सुपरिटेंडेंट का कोई प्रपोजल भेजा जाता है चीफ पीएमजी के पास फॉर ओपनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल पोस्ट ऑफिस, और हेड ऑफ द सर्कल क्या करता है, उसको सैंक्शन करता है। तो जब सैंक्शन करता है तो वहां पे एक्सपेरिमेंटल पोस्ट ऑफिस ओपन किया जाता है, कितने दिन के लिए, 6 महीने के लिए। हम लोग पहले भी देखे थे 6 महीने के लिए ओपन होता था, तो 6 महीने के लिए एक्सपेरिमेंटल पोस्ट ऑफिस ओपन होता है। और ये जो ऑर्डर होता है, इस ऑर्डर का कॉपी भेज दिया जाता है सुपरिटेंडेंट के पास, हेड ऑफिस के पास और ऑडिट ऑफिस के पास। ठीक है, तो आपसे कभी कभी सवाल पूछ सकता है कि अप्रूवल ऑफ एक्सपेरिमेंटल पोस्ट ऑफिस जो है वो कौन इशू करेगा, बता दीजिए एक बार। अप्रूवल ऑफ एक्सपेरिमेंटल पोस्ट ऑफिस जो है इट इज इशूड बाय हूम? बिल्कुल, ये आपका हेड ऑफ द सर्कल के लिए दिया, हेड ऑफ द सर्कल के द्वारा दिया जाएगा। अच्छा, कितने दिन के द्वारा लिए दिया जाएगा, कितने दिन के लिए अप्रूवल दिया जाएगा, 6 महीने के भीतर दिया जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए हमारा किसी एक पार्टिकुलर पोस्ट ऑफिस में एक्सपेरिमेंटल पोस्ट ऑफिस में इनकम आपका कॉस्ट है 2,000 रुपया, कॉस्ट है 2,000 रुपया, तो इनकम कितना हो जाएगा तो हम उसको परमानेंट करेंगे। इनकम कितना रहेगा, 2500 हो जाएगा तो हम उसको परमानेंट करेंगे। 125% है ना, 125% हो गया तो हम उसको परमानेंट करेंगे। अच्छा, कितने साल के भीतर इस ऑफिस को सेल्फ सपोर्टिव होना होता है, 2 साल के भीतर एक्सपेरिमेंटल पोस्ट ऑफिस को सेल्फ सपोर्टिव होना रहता है। वेरी गुड। चलिए आगे आते हैं हम लोग। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं क्लियर है, क्लियर हो रहा है, दिक्कत नहीं हो रहा है ना, किसको किसको बहुत टफ लग रहा है, एक बार पब्लिक चैट में बताइए किसको किसको बहुत टफ लग रहा है। लिपन जी, किसको किसको टफ लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है टफ, किसको किसको नहीं लग रहा है थोड़ा बताइए। अच्छा, रंजना जी बोले कि इंटरेस्टिंग है, चलिए कम से कम किसी एक जन को तो इंटरेस्टिंग लगा, बाकी लोगों को क्या, दिव्येंदु के लिए ओके है, अच्छा दिव्यदूती के लिए ओके है, चलिए राम सिंह, अच्छा राम सिंह को भी अच्छा लग रहा है। चलिए अब आप लोगों को और एंजॉय करेंगे, थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे ब्रांच पोस्ट ऑफिस का स्टैब्लिशमेंट रिव्यू कैसे कैलकुलेट करता है। ठीक है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस का स्टैब्लिशमेंट रिव्यू जो है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आप जब इंस्पेक्टर बनिएगा तो सबसे ज़्यादा काम का चीज़ रहेगा वो। ठीक है, तो बस थोड़ी ही देर में हम लोग उसी के ऊपर जाएंगे, तो उसमें आप लोग और एंजॉय करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनकम कॉस्ट का कैलकुलेशन क्यों जरूरी है, ये सब थोड़ा बहुत हम आपको दिए हुए हैं थियोरी, इसलिए कि आपको किस लिए हम पढ़ रहे हैं वो भी थोड़ा पता रहे, है ना। तो क्या बोला जाता है, वाई द इनकम कॉस्ट कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड। इनकम कॉस्ट कैलकुलेशन किस लिए जरूरी है, तो कोई पार्टिकुलर पोस्ट ऑफिस जो है, वेदर ए पोस्ट ऑफिस इज फिनेंशियली वायबल और नॉट, है ना, फिनेंशियली वो सब सेल्फ सपोर्टिव है या नहीं, है ना, फिनेंशियली वो कैपेबल है कि नहीं अपना एक जो भी कॉस्ट है एक्सपेंडिचर है उसको कैरी करने के लिए। फिर फॉर टू फाइंड आउट द वेज ऑफ इम्प्रूविंग द इनकम एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट। हमको अगर पता चलेगा कहाँ कहाँ पे मेरा एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, कहाँ से मेरा अर्निंग आ रहा है, तो मेरा मैं इनकम को बढ़ा सकता हूँ और कॉस्ट को घटा सकता हूँ, है ना। फिर क्या बोला गया, टू मेक एन एनालिसिस टू इनकम प्रोफाइल, हमारा जो इनकम प्रोफाइल है उसका एनालिसिस करना, हमारा जो कॉस्ट प्रोफाइल है उसका एनालिसिस करना। और अगला क्या है, फिनेंशियल वायबिलिटी। जब भी हमको कोई पोस्ट ऑफिस को ओपन करने के लिए प्रपोज करना है, प्रपोजल देना है, तो हमको उसका फिनेंशियल वायबिलिटी जो है ये बताना रहता है, वेदर दिस पोस्ट ऑफिस इज फिनेंशियली वायबल और नॉट, फिनेंशियली वो कैपेबल है कि नहीं, सेल्फ सपोर्टिव है या नहीं। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमको इनकम कॉस्ट कैलकुलेशन का आवश्यकता रहता है। आपको अगर कभी भी अपने एरिया में कोई पोस्ट ऑफिस खोलना रहता है, तो पोस्ट ऑफिस खोलने के लिए जब हम प्रपोजल बनाते हैं तो उस प्रपोजल के साथ इनकम कॉस्ट कैलकुलेशन करके हमको भेजना रहता है। मान लो जितना जो हमारा पोस्ट ऑफिस है उसमें कितना खर्चा हो रहा है, कितना इनकम हो रहा है, अरे बाप रे, तो ये एक मिनट प्लीज वेट करिए।
अब चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं कि इनकम और कॉस्ट जब कैलकुलेट करते हैं तो उसका प्रोसीड्योर क्या रहता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फिर हम लोग देखेंगे कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब जब इनकम का कैलकुलेशन आपका बताया जा रहा है, इसमें भी दो एरिया रहता है, एक होता है रूरल एरिया और एक रहेगा आपका अर्बन एरिया। ठीक है, तो रूरल एरिया में इनकम कैलकुलेशन का प्रोसीड्योर सब सेम है, बस कुछ टाइम फैक्टर अलग रहेगा। ठीक है, और अर्बन एरिया में जब जाएंगे वहाँ पे कुछ अलग रहेगा। तो पहले का ये जो चार फील्ड आप देख रहे हैं, यहाँ पे रूरल और अर्बन अलग रहता है। फिर जाके कुछ यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, ये जो 7-8 एंट्री है, यहाँ पे रूरल और अर्बन दोनों के लिए सेम होता है। ठीक है, तो टाइम फैक्टर क्या क्या रहता है पहले देख लेते हैं। तो पहले बोला गया कि 2/5 of the value of the postage stamps and stationery including service postage stamp sold at the office plus 20%. This represents the income in account of article received for delivery. बात को समझिए, मेरा जो ऑफिस है, हमारे ऑफिस में बहुत सारा आर्टिकल होता है जिसको हम डिलीवरी के लिए रिसीव करते हैं। ठीक है, वी रिसीव द आर्टिकल फॉर डिलीवरी। अब उस डिलीवरी के लिए जो आर्टिकल आता है उसके लिए कितना हमारा इनकम हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो बोला कि 2/5 ऑफ द वैल्यू ऑफ द पोस्टेज स्टैम्प एंड स्टेशनरी सोल्ड एट द ऑफिस। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, देखिए जो रिसीव हो रहा है ना, तो हम तो उस रिसीव हुआ आर्टिकल में गिनने नहीं जाएंगे कितना पोस्टेज था, नहीं था, क्या था, ये हम लोग देखने नहीं जाएंगे। तो बोला जा रहा है हम क्या देखेंगे कि मेरे ऑफिस में कितना पोस्टेज स्टैम्प का सेल हो रहा है, मेरे ऑफिस में कितना पोस्टेज स्टैम्प का सेल हो रहा है। तो उसके आधार पे ये कैलकुलेशन किया जाएगा कि इनकम ऑन अकाउंट ऑफ आर्टिकल रिसीव्ड फॉर डिलीवरी। आर्टिकल जो रिसीव हमने किया डिलीवरी पर्पज से, उसके बिहाफ में मेरा इनकम कितना हुआ। अब इसको क्या बोला गया, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन को आपको यहाँ पे समझना है। क्या बोला गया, 2/5 ऑफ द वैल्यू ऑफ द पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी। तो मान लीजिए हमारे यहाँ पे 100 रुपए का पोस्टेज स्टैम्प का सेल हुआ। कितने का सेल हुआ, 100 रुपए का पोस्टेज स्टैम्प सेल हुआ। अब हमको क्या करना है, 2/5 ऑफ द वैल्यू। तो 100 का अगर हम 2/5 करेंगे तो 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 हो गया। ठीक है, मतलब कितना आएगा, इसको अगर हम काट देते हैं तो याद इधर आ गया 20, तो आ गया मेरा 40, है ना। तो 2/5 अगर करेंगे तो हमारा आ गया 40। अब क्या बोल रहा है, देखिए 2/5 ऑफ द वैल्यू ऑफ द पोस्टेज स्टैम्प एंड स्टेशनरी सोल्ड एट द ऑफिस प्लस 20%। ये 20% किसका, तो ये 20% 100 का नहीं, ये 20% इस 40 का। तो 40 मल्टीप्लाइड बाई दिस, है ना। तो बेसिकली मल्टीप्लाई अगर हम 120 से कर देंगे, एक बार में मेरा रिजल्ट आ जाएगा, 2 जीरो हट गया, ये 2 जीरो हट गया, तो 4×12 48 रुपए। तो मेरा अगर 100 रुपए का पोस्टेज स्टैम्प का सेल होता है, तो मेरे पास जितना मतलब आर्टिकल रिसीव हो रहा है उसके बिहाफ में मैं इनकम कितना पकड़ूंगा, तो मैं इनकम मेरा पकड़ूंगा 48 रुपीज़। ये कैलकुलेशन क्लियर हुआ है कि नहीं बताइए। ये वाला कैलकुलेशन नॉर्मली ज़्यादातर लोग गलत करते हैं, जब इनकम कॉस्ट का कैलकुलेशन करता है ये ज़्यादातर लोग गलत करता है। क्लियर हुआ कि हम 100 रुपये मेरा था, 100 का 2/5 किया तो 40 आया, उस 40 का 20% किया तो 8 आया। अब 40 + 8 = 48। क्लियर है। अब देखिए आगे क्या बोला गया, ये किस लिए हुआ, तो ये हम ले रहे थे ऑन द अकाउंट ऑफ आर्टिकल रिसीव्ड फॉर डिलीवरी। तो देखिए आर्टिकल रिसीव्ड फॉर डिलीवरी के लिए इनकम कैलकुलेट किए। अब आर्टिकल पोस्टेड फॉर डिस्पैच, मेरे ऑफिस से जो आर्टिकल बुक हुआ था, पोस्ट किया गया था डिस्पैच के लिए, उसके बिहेव में मेरा इनकम कितना है। तो सिमिलरली जितना मेरा पोस्टेज स्टैम्प का सेल था, सोल्ड एट ऑफिस, यहाँ पे भी सोल्ड एट ऑफिस था, तो मान लीजिए 100 रुपए का मेरा सेल हुआ था, तो भैया 100 का 7/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5×7 35 रुपए। तो 35 रुपए मेरा यहाँ पे आ रहा था, इंटू 120/100, तो कर दीजिए आप 35 इंटू 120/100, जितना आ गया वो हो गया इस अकाउंट में, आर्टिकल डिस्पैच के अकाउंट में आपका इनकम कैलकुलेशन।
क्लियर है। अब आते हैं अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल्स डिलीवर्ड बाय द पोस्ट ऑफिस। तो हमारे ऑफिस में बहुत सारा आर्टिकल आता है जो अनपेड रहता है, इनसफिशिएंटली पेड रहता है। तो उसके बिहेव से बोला गया जितना पोस्टेज हम कलेक्ट करेंगे उसका 3/4 मेरा इनकम माना जाएगा। तो अनपेड और इनसफिशिएंटली आर्टिकल मान लीजिए 100 रुपया का था, तो 100 रुपया का पोस्टेज हमने कलेक्ट किया, तो 100 इंटू 3/4 इजिकल टू 75, तो 75 रुपीज़ मेरा इनकम हो जाएगा ऑन दिस अकाउंट। अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल के अकाउंट में मेरा इनकम हो गया। अब यहाँ पे सिमिलरली दिया गया कि अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल पोस्टेड एट माय ऑफिस। तो अगर ये होता है इसके लिए हम कितना कैलकुलेट करेंगे, तो बोला गया यहाँ पे देखिए इसको तो आपको पता नहीं चलेगा है ना, तो बोला जा रहा था पोस्टेज ऑन अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल्स पोस्टेड एट द ऑफिस। तो मेरे ऑफिस में जितना आर्टिकल को पोस्ट किया गया जो अनपेड था, इनसफिशिएंटली पेड था, उसका टैक्सिंग मेरे ऑफिस के द्वारा किया जाएगा है ना, और उसका अकाउंट फॉर भी किया जाएगा कि इतना अमाउंट का हमने अनपेड इनसफिशिएंटली पोस्टेड आर्टिकल मेरे यहाँ से गया था, तो उसका जितना होगा 1/8 उनका 1/8 हो जाएगा मेरा इनकम। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मान लीजिए 100 रुपया अगर मेरा इनकम हो, मतलब वहाँ पे आर्टिकल ऐसा था, तो 100 इंटू 1/8 हम कर देंगे तो वो मेरा इनकम माना जाएगा। क्लियर है। ये किसके लिए हो रहा है, ये रूरल एरिया के लिए मैं बता रहा था। अब यही चीज़ आ जाएंगे अर्बन एरिया के केस में। अर्बन एरिया के केस में देखिए सेम चीज़ है, खाली फैक्टर चेंज हो गया। यहाँ पे मेरा कितना था, यहाँ पे था 2/5, तो आपको यहाँ से बेसिकली ये 4 फैक्टर को याद रखना रहेगा, 2/5, 7/20, 3/4 और 1/8। 2/5 आर्टिकल रिसिप्ट फॉर डिलीवरी, आर्टिकल रिसिप्ट फॉर डिलीवरी के लिए 2/5 प्लस 20% हो जाएगा। आर्टिकल पोस्टेड फॉर डिलीवरी, पहले रिसीव फिर डिस्पैच, पहले रिसिप्ट फिर डिस्पैच। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, RD मतलब पहले रिसिप्ट फिर डिस्पैच, है ना। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं RD में क्या हुआ, पहले रिसिप्ट हुआ 2/5, फिर डिस्पैच हुआ 7/20। यहाँ पे आपका कितना हुआ, आर्टिकल पेड पोस्टेज आर्टिकल 3/4 ऑफ द पोस्टेज कलेक्टेड ऑन अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल्स डिलीवर्ड, है ना। तो डिलीवर्ड मतलब क्या हुआ, हमारे ऑफिस में रिसीव हुआ था उसी का डिलीवरी हुआ है, तो बेसिकली ये मेरा रिसीव्ड आर्टिकल है तो इसका 3/4, फिर ये मेरा यहाँ से पोस्टेड था मतलब इसका डिस्पैच हो रहा था, है ना, तो इसका 1/8। तो 2/5, 7/20, 3/4 और 1/8। तो ये हमारे एग्जाम पे सवाल पूछा जाने का चांसेस रहता है। फिर यहाँ पे जब हम आ जाएंगे अर्बन एरिया में तो ये हो जाएगा 43/120, 43/120, यहाँ पे 37/120। ठीक है, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, हल्का सा कष्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे है 5/7 और 5/42। ठीक है, तो ये हमको थोड़ा फैक्टर याद रखना रहेगा, बाकी इसमें कुछ है नहीं। कैलकुलेशन जैसे वो वाला देखा सेम यहाँ पे भी होगा, 43/120, 37/120, 5/7 और 5/42। ठीक है, तो उसी तरीके से मेरा इसका भी कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग, तो इसको दोबारा बताने का आवश्यकता है नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ इसको बताने का आवश्यकता है, खाली फैक्टर हमको याद रखना है, बाकी सारा चीज सेम है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बताया गया कैलकुलेशन फॉर इनकम विच इज कॉमन फॉर बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया। देखिए रूरल और अर्बन एरिया के लिए यहाँ पे सेम है, सेम फैक्टर है। कौन सा केस में, तो पहला केस है मनी ऑर्डर इशूड, सेकेंड केस है मनी ऑर्डर पेड, थर्ड केस है IPO सोल्ड, फोर्थ केस है IPO पेड, ध्यान दीजिए, फिर आपका POSB अकाउंट, फिर सर्टिफिकेट, फिर अदर केसेस। तो ये सारा मनी ऑर्डर इशूड, मनी ऑर्डर पेड, पोस्टल ऑर्डर सोल्ड, पोस्टल ऑर्डर पेड, है ना, फिर आपका आ जाएगा सेविंग्स अकाउंट, सेविंग सर्टिफिकेट, फिर अदर इनकम जो भी है। तो यहाँ पे मनी ऑर्डर इशू के लिए बोला जाता है जितना मेरा कमीशन था उसका 24% है मेरा इनकम, जितना मेरा कमीशन था उसका 24% है मेरा इनकम। ठीक है, सेकेंड केस में मनी ऑर्डर जब हम पे कर रहे हैं तो बोला गया जितना मेरा कमीशन था उसका 38% है मेरा इनकम। ये सवाल पूछा जा सकता है,
है ना, ये सवाल पूछा जा सकता है। मनी ऑर्डर इशूड का 24%, मनी ऑर्डर पेड का 38%, आईपीओ सोल्ड का, तो आईपीओ सोल्ड हो आईपीओ पेड हो दोनों केस में बोला गया 2/5, है ना, 2/5 ऑफ द अमाउंट ऑफ कमीशन, जो कमीशन है उसका 2/5 हो जाएगा यहां से मेरा इनकम। फिर आता है हमारा पीओएसबी के केस में। तो ये वाला देखिएगा, कुछ कुछ जगह पे आपको गलत मिलेगा, ये अपडेटेड है ना, तो इसी को आपको ध्यान रखना है। कुछ जगह पे आपको दूसरा इंफॉर्मेशन भी मिलेगा, तो आपको यही वाला याद रखना है। क्या बोला गया, ₹63.74 पर पीओएसबी लाइव अकाउंट। तो जितना मेरा पीओएसबी लाइव अकाउंट रहेगा वहां से मेरा इनकम कितना है, तो 63.74 मेरा इनकम है। देखिए ₹213.19 के आसपास हम लोगों को कमीशन मिलता है, जितना हमको याद आ रहा है, ₹219.13। चलिए 213.19 जितना हमको याद आ रहा है उतना हम लोगों को मिलता है कमीशन। पर उसके भीतर मेरा एक्सपेंडिचर रहता है, एम्प्लॉय का सैलरी रहता है ना, तो जिस कारण से पूरा इनकम तो मेरा एक्चुअली मेरा यहाँ पे इनकम हो नहीं रहा है, कुछ बहुत सारा एक्सपेंडिचर भी रहता है। तो बोला गया यहाँ पे इनकम हम कितना मानेंगे, तो बोला जा रहा है पीओएसबी लाइव अकाउंट में प्रति अकाउंट ₹63.74। ठीक है, साइलेंट अकाउंट अगर हो जाएगा तो ₹9.67, सेविंग सर्टिफिकेट में ₹21.85। ये तीन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ₹63.74, ₹9.67, सर्टिफिकेट के केस में ₹21.85। और अदर देन दिस, ये सब को छोड़ के बाकी जो भी अदर फील्ड से इनकम होता है, जो भी हमारा अर्निंग आ रहा है उसका 1% बोला गया हमारा इनकम के भीतर लिया जाएगा। क्लियर हुआ। तो मनी ऑर्डर जो हमारा इशू हुआ था उसका 24%, मनी ऑर्डर जो पेड हुआ था उसका 38%, आईपीओ पेड और आईपीओ सोल्ड दोनों के केस में कितना था, दोनों के केस में 2/5। पीओएसबी लाइव अकाउंट के केस में कितना था, पीओएसबी लाइव अकाउंट के केस में ₹63.74, साइलेंट में ₹9.67, सर्टिफिकेट में ₹21.85, है ना, याद रहेगा। सवाल पूछे एक बार दो बार आप लोगों से, इससे एक दो को सवाल पूछ लेते हैं, देखते हैं कितना याद है। अच्छा, ₹219.23 था। चलिए, थैंक यू लिपन जी। चलिए अब हमको बताइए पीओएसबी लाइव अकाउंट पे हमको कितना इनकम होता है, एक लाइव अकाउंट पे इनकम कितना होता है। कमीशन ये आपने जो बताया ₹63.74, ₹63.74, वेरी गुड। अच्छा, साइलेंट अकाउंट पे कितना इनकम होता है, साइलेंट अकाउंट पे बताइए। साइलेंट अकाउंट पे, वेरी गुड अरुण जी, ₹9, सब रवि तेजा, रंजना, आकाश, ₹9.67, वेरी गुड, ₹9.67। सर्टिफिकेट में कितना होता है, सर्टिफिकेट में ₹21.85, वेरी गुड। चलिए अब हमको बताइए मनी ऑर्डर इशू हुआ था, मनी ऑर्डर इशू हुआ था किसी का, मान लीजिए तो उसका कमीशन का कितना % हो जाएगा आपका इनकम। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है, मनी ऑर्डर इशू अमाउंट का नहीं, मनी ऑर्डर जितना इशू हुआ है उसमें जो कमीशन है उसका 24%, इशू का 24%। अच्छा, मनी ऑर्डर जब पेमेंट हो रहा है तो याद रखना इशू में कम, पेमेंट में ज़्यादा। मनी ऑर्डर जब पे किया जा रहा है उसमें कितना %, 38% है मेरा इनकम, वेरी गुड, कमीशन का 38% मेरा इनकम है। चलिए अब बताइए आईपीओ सोल्ड जो है, आईपीओ सोल्ड जो है उसमें कितना हमारा आईपीओ सोल्ड में परसेंटेज में पूछे तो कितना बताइएगा, 2/5 मतलब 40% हो जाएगा। 2/5 हमारा आपका सोल्ड और पेमेंट दोनों केस में आ जाता है, वेरी गुड। अच्छा बताइए, ये वाला तो आप लोगों को याद रखना रहेगा, अर्बन एरिया के केस में, अर्बन एरिया के केस में जो हमारा आर्टिकल्स रिसीव्ड फॉर डिलीवरी उसका 43/120 था, 43/120, है ना। और हमारा जो आर्टिकल पोस्टेड फॉर डिस्पैच तो हमारा कितना था, 37/120, है ना। बेसिकली आप याद कर लीजिए इस तरीके से भी, टोटल 80, 43 प्लस 37, 43 प्लस 37, है ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो यहाँ तक आप लोगों का हम उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा, थोड़ा बहुत एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, एक दो बार तो और अच्छे से याद हो जाएगा। थोड़ा हम बोले ना कि आपको यहाँ पे थोड़ा याद भी करना पड़ेगा, थोड़ा समझना भी पड़ेगा, तो दोनों चीज़ यहाँ पे है।
आगे आते हैं, इनकम हम लोग देख लिया, आप देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, तो कैसे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट किया जाता है कैलकुलेट? तो देखिए यहाँ पे ना टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फील्ड आपको याद रखना रहेगा। नंबर 1 स्टैब्लिशमेंट चार्ज ऑफ द ऑफिस, तो जो मेरा ऑफिस है उस ऑफिस में बहुत सारा एम्प्लॉय काम करता है, उस काम करने के लिए उन लोगों को जो खर्चा है तो वो हो जाता है स्टैब्लिशमेंट चार्ज, ये हमारा कॉस्ट के भीतर आएगा। फिर हमारा एचआरए वगैरह है ना, मतलब एचआरए नहीं, जो हमारा हाउस रेंट हम देते हैं तो वो रेंट आ जाएगा, एफएससी आ जाएगा, स्टैब्लिशमेंट चार्ज, कुछ और आपका एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया गया। तो क्या क्या दिया गया देख लेते हैं। पहला आया स्टैब्लिशमेंट चार्ज ऑफ द ऑफिस, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो बोला गया एवरेज कॉस्ट ऑफ द स्टैब्लिशमेंट, पहले हम निकालेंगे उस स्टैब्लिशमेंट का एवरेज कॉस्ट कितना है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे जितना स्टाफ वहाँ पे काम करते हैं उन लोगों का जो बेसिक वगैरह है उसका एवरेज यहाँ पे आपका लिया जाता है। ठीक है, तो टोटल कितना बेसिक हुआ उसका एवरेज हम ले लिए, तो मान लीजिए वो गया मेरा एवरेज कॉस्ट। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया जा रहा है, बोला गया पेंशन और लीव सैलरी वगैरह जो है इसमें हम कितना पे करते हैं, तो ये भी इसके भीतर लिया जाता है। तो बोला गया जो मेरा एवरेज कॉस्ट था उस एवरेज कॉस्ट का 12% लेते हैं हम पेंशन के हिसाब से और 11% लेते हैं हम लीव सैलरी के हिसाब से। तो मान लीजिए एवरेज कॉस्ट हमने निकाला था मेरा 10,000 रुपये, ठीक है सपोज, तो उसका हम क्या करेंगे, पेंशन के लिए जाएगा 12% और लीव के लिए जाएगा 11%। तो इसके ऊपर हम लोगों को उसको कैलकुलेट करना रहेगा कि कितना हो रहा है। ठीक है, तो अब मान लीजिए इसको हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं कि मान लीजिए 1 लाख रुपए हो गया मेरा स्टैब्लिशमेंट, एवरेज स्टैब्लिशमेंट कॉस्ट। ठीक है, सपोज 1 लाख हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, पेंशन के हेड में कितना लेंगे, इसका 12%, तो इंटू 12/100, है ना। तो ये हमारा एवरेज कॉस्ट था 1 लाख, उसके साथ ये ऐड हो जाएगा। फिर आपका 11% आ जाएगा लीव सैलरी, तो बेसिकली 12 + 11 मतलब 23 हो जाता है। तो 23% हम यहाँ से निकाल देंगे तो भी ये दोनों आ जाएगा। फिर अलाउंसेस जो हम लोग देते हैं, डीए देते हैं, एचआरए देते हैं, टीए देते हैं, है ना, तो ये जो हमारा एवरेज कॉस्ट था उसी के आधार पे इसका कैलकुलेशन किया जाएगा कि कितना हम आपका डीए किसी को दिए हैं, कितना एचआरए दिए हुए हैं, तो ये सारा हमारा यहाँ से कैलकुलेट किया जाएगा। तो हमने पहला देखा एवरेज कॉस्ट, जिसमें बेसिक पे जो हम करते हैं वो बेसिक पे को हम ले लिए। फिर हमने देखा अलाउंसेस जो डीए देते हैं, एचआरए देते हैं, टीए देते हैं, उसको भी हम ले लिए। बेसिकली पूरा सैलरी जो है हम यहाँ पे ले लिए, है ना, पूरा सैलरी ही हम यहाँ पे ले लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा बेसिक गया, यहाँ पे डीए एचआरए टीए वगैरह सारा गया, तो मिलके हमारा सैलरी आ गया। फिर पेंशन और लीव सैलरी में जो पैसा देते हैं वो ले लिए। तो ये 3 मेरा जाता है किसके भीतर, स्टैब्लिशमेंट चार्ज के भीतर। इसके अलावा एक आता है आपका फिक्स्ड एडिशन, एक फिक्स्ड एडिशन दिया जाता है रुपीज़ 49.5 रुपया का आपका एक फिक्स्ड एडिशन होता है सब ऑफिस के लिए। तो ये हमको याद रहेगा, रखना है। आपको ये सवाल पूछ सकते हैं कि फिक्स्ड एडिशन जो है कितने रुपए का होता है, तो 49.50 का फिक्स्ड एडिशन होता है पर सब पोस्ट ऑफिस। ठीक है, फिर उस ऑफिस के लिए कितना हम रेंट देते हैं, कितना हम रेंट देते हैं, तो ये हमको कैलकुलेट करना रहेगा। अगर डिपार्टमेंटल बिल्डिंग है तो अप्रोक्सीमेट रेंट वहाँ का कितना है, वहाँ पे एसेस अगर हम करेंगे भाई उस ऑफिस में उसी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ऑफिस है उसके लिए कितना हमको खर्चा करना रहता, तो वो एसेस्ड रेंट ऑफ द ऑफिस in which functioning in the case if the office is functioning in a departmental building, तो वो हमको एसेस करना रहेगा कि हाँ अप्रोक्सीमेट 4,000 रुपये मेरा किराया होता, या फिर मान लीजिए 10,000 रुपये मेरा रेंट होता, तो ये अप्रोक्सीमेट एक्सपेंडिचर यहाँ पे लिया जाएगा। फिर फिक्स्ड स्टेशनरी चार्जेस, जो फिक्स्ड स्टेशनरी चार्जेस दिया जाता है, मान लीजिए उस ऑफिस में जो डिफरेंट स्टाफ काम करते हैं, एमटीएस हो या फिर एबीपीएम हो, है ना, जिनको भी दिया जाता है, तो एफएससी जो भी दिया जाता है एफएससी को हम लोग ले लेंगे। फिर अगर उस ऑफिस के साथ कोई लाइन स्टैब्लिशमेंट मतलब मेल लाइन जुड़ा हुआ है, तो उस लाइन स्टैब्लिशमेंट का जो चार्ज है, एक्सपेंडिचर है, उसका 2/3 हम यहाँ पे ले लेंगे, उसका 2/3 हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, टोटल वैल्यू ऑफ पोस्टेज स्टैम्प सोल्ड,
जितना पोस्टेज स्टैम्प का सेल मैंने किया उसका 5% हम कॉस्ट मानेंगे। क्यों? क्योंकि उस पोस्टेज स्टैम्प को प्रिंट करने में हमको खर्चा हुआ है ना, तो हम 5% मान लेंगे कि उसका कॉस्ट है। तो ये जब टोटल हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा मेरा टोटल कॉस्ट फॉर द स्टैब्लिशमेंट। क्लियर हुआ? ये वाला क्लियर हुआ कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे? स्टैब्लिशमेंट चार्ज हमको कैलकुलेट करना रहेगा, जिसके भीतर एवरेज कॉस्ट आता है, जिसमें बेसिक पे आ गया, फिर हमारा डीए एचआरए वगैरह जितना आया, डीए टीए एचआरए सारा ऐड कर दिए, तो बेसिकली हमारा टोटल सैलरी आ गया। फिर हम लोग पेंशन में कितना पैसा दे रहे हैं, लीव में कितना पैसा दे रहे हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या किया गया, जो हमारा टोटल बेसिक पे था उस ऑफिस का, उसका 12% और 11%, मतलब 12 + 11 23% टोटल जितना हमारा एवरेज कॉस्ट था उसका हम ले लेंगे। किसके लिए? पेंशन के लिए और लीव सैलरी के लिए। ये मेरा हो गया स्टैब्लिशमेंट चार्ज। इसके साथ हमने दिया फिक्स्ड एडिशन 49 रुपये 50 पैसे का। फिर हम लोग दिए उस बिल्डिंग का जो रेंट होता है उस रेंट को ले लिया, जो एफएससी होता है एफएससी को ले लिया, स्टैब्लिशमेंट लाइन स्टैब्लिशमेंट है उसका 2/3 ले लिया, और पोस्टेज जो स्टैंप हमारा वहाँ पे सेल हुआ है उसका 5% हम ले लिया कॉस्ट फॉर प्रिंटिंग के हिसाब से। तो ये मेरा आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मेरा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। अब जब टोटल हमारा इनकम और कॉस्ट कैलकुलेट हो जाता है तो उसको हम EST 5 फॉर्म में भर के डिवीजन ऑफिस में भेजते हैं। नॉर्मली जब हम लोग उसको बनाते हैं तो EST 5 में भर के उसको आपका डिवीजन ऑफिस में बनाया जाता है, भेजा जाता है। डिवीजन ऑफिस फर्दर EST 6A में उसको भर के आपका जो सर्किल रहता है सर्किल के पास भेजता है। ठीक है। तो वैल्यू रिटर्न जो होता है EST 5 और EST 6A फॉर्म में किया जाता है। ठीक है। कब हम करेंगे? तो बोला जाए देखिए वैल्यू रिटर्न इन फॉर्म EST 5 और EST 6A में एज द केस में बी शुड बी सबमिटेड फॉर एवरी प्रपोजल। कोई भी प्रपोजल जब हम किसी ऑफिस का भेज रहे हैं, किस लिए? मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंटल पोस्ट ऑफिस है उसके रिलेटेड प्रपोजल है, या फिर हम चाहते हैं किसी स्टैब्लिशमेंट में जो उसका स्टैब्लिशमेंट कॉस्ट है, चार्ज है, TRCA है, उस TRCA को एनहेंस करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, है ना। फिर कन्वर्टिंग ब्रांच ऑफिस इनटू सब ऑफिस, ब्रांच ऑफिस से सब ऑफिस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कोई ऑफिस को हम क्लोज करना चाहते हैं, कोई मेल लाइन का कॉस्ट जो है उसको हम रिवाइज करना चाहते हैं। तो ये सारा जगह पे हमको ये क्या करना पड़ता है, प्रपोजल भेजना रहेगा। और जब प्रपोजल भेजेंगे तो हम वैल्यू रिटर्न भी भेजेंगे। प्रपोजल जब भेजेंगे तो हम वैल्यू रिटर्न भी भेजेंगे इन फॉर्म EST 5 और EST 6। ठीक है। अब यहाँ पे जब इसको बना के प्रपोजल भेजा जाएगा तो कैसे भेजा जाता है देखिए, बोला जाए इफ ए प्रपोजल सबमिटेड टू द कंपिटेंट ऑथोरिटीज अप्रूव्ड and does not require the sanction of higher authority he shall issue the order of sanction। तो जो हमारा प्रपोजल सबमिट किया गया कंपिटेंट अथॉरिटी के पास, मान लीजिए हेड ऑफ द सर्किल के पास दिया गया, वो कंपिटेंट है ना, तो बोला जाए इफ द प्रपोजल इज सबमिटेड टू द कंपिटेंट अथॉरिटीज अप्रूव्ड, कंपिटेंट अथॉरिटी ने अगर अप्रूव कर दिया और मतलब उनके पास पावर है, कंपिटेंट है, तो फर्दर उसको हायर अथॉरिटी के पास भेजने का आवश्यकता नहीं है, वो सैंक्शन ऑर्डर इशू कर देंगे और उसका एक कॉपी जो है सारा कंसर्न को भेजेंगे, और साथ ही साथ पोस्टल डायरेक्टोरेट का जो स्टैब्लिशमेंट डिवीजन है वहां पर भी उसका कॉपी भेजेंगे। ठीक है। तो ये बात यहाँ पे हमारा बताया गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया गया कि रजिस्टर ऑफ सैंक्शन स्टैब्लिशमेंट कौन सा रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है। रजिस्टर ऑफ सैंक्शन स्टैब्लिशमेंट को किस रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है? तो ACG 19A में इसको मेंटेन किया जाता है। ये फॉर्म नंबर याद रखना रहेगा, ACG 19A में हमारा रजिस्टर ऑफ सैंक्शन स्टैब्लिशमेंट जो है इसको मेंटेन किया जाता है। ठीक है। अब आते हैं कुछ और बातें यहाँ पे जो बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट तो है नहीं पर याद रखना है हम लोगों को, थोड़ा बहुत एक बार देख लेते हैं। बोला कि ऑल प्रपोजल्स मेड बाय डिविजनल हेड ऑफ पोस्टल डिवीजन और RMS डिवीजन, चीफ पोस्टमास्टर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विल बी सबमिटेड टू द हेड ऑफ द सर्किल, है ना, हेड ऑफ द बाय द हेड ऑफ द सर्किल टू द डायरेक्टर जनरल डायरेक्टली। तो
जब भी किसी डिवीजन में कोई प्रपोजल भेजेगा, चीफ पोस्टमास्टर कोई प्रपोजल भेजेगा, तो उस प्रपोजल का क्या होगा, तो बोला जा रहा है प्रपोजल जाएगा हेड ऑफ द सर्किल के पास और हेड ऑफ द सर्किल विल सबमिट इट और सेंड इट टू द डीजी पोस्ट, हमारा डायरेक्टर जनरल के पास सीधा वो भेजेगा। और जब भेजेगा यहाँ पे कंसल्टेशन चाहिए किसका, तो यहाँ पे सीफा का कंसल्टेशन चाहिए, सर्किल इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर जो है सीफा का कंसल्टेशन चाहिए, और कंसल्टेशन के बाद वो आपका डायरेक्टर जनरल के पास इसको डायरेक्ट भेज देंगे। ठीक है, अब बोला जाएगा अगर प्रपोजल जो है इट इज रिलेटेड टू बीडी एंड मार्केटिंग, पीएलआई है ना, तो प्रपोजल जो है इफ इट इज रिलेटेड टू बीडी मार्केटिंग पीएलआई और सिविल विंग, इस रिलेटेड अगर कोई प्रपोजल है तो यहाँ पे इसको भेजा जाएगा कंसर्न सीजीएम चीफ जनरल मैनेजर, डीडीजी डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल या चीफ इंजीनियर सिविल के थ्रू, है ना। तो बीडी मार्केटिंग पीएलआई का डायरेक्टोरेट और सिविल विंग रिलेटेड अगर कोई ये रहेगा तो उस केस में क्या होगा, रिस्पेक्टिव जो सीजीएम है, डीडीजी है और चीफ इंजीनियर सिविल है, तो उनके थ्रू ये प्रपोजल जो है आपका भेजा जाएगा। ठीक है, एवरी प्रपोजल मस्ट बी सबमिटेड टू द डायरेक्टर जनरल एटलीस्ट 3 months इन एडवांस। तो मान लीजिए मेरा रिक्वायरमेंट है कि जनवरी महीने में हमको वहाँ पे अपडेशन करना है, चेंज करना है, तो 3 महीना पहले, है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मान लीजिए कि अक्टूबर महीने में ही हम दे दिए तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का समय मिल जाएगा, है ना। तो बेसिकली एटलीस्ट 3 month एडवांस हमको क्या करना है, प्रपोजल सबमिट करना रहता है। कौन सा केस में, इन केस ऑफ फिक्स्ड स्टैब्लिशमेंट, फिक्स स्टैब्लिशमेंट के केस में 3 महीना पहले सबमिट करना रहता है, और टेम्पोररी स्टैब्लिशमेंट के केस में जो स्टैब्लिशमेंट फिक्स्ड नहीं है, पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए उसको बनाया जा रहा है, 3 महीना हो 6 महीना हो, उसके ड्यूरेशन के लिए उसको बनाया जा रहा है, तो वहां पे हम उसको बोलते हैं टेम्पोररी स्टैब्लिशमेंट। उसके केस में 2 महीना के पहले इसको आपका सबमिट करना रहता है। ये वाला पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि आपका अगर फिक्स्ड स्टैब्लिशमेंट है कितने दिन एडवांस सबमिट करना रहेगा, बताइए पब्लिक चैट में। फिक्स्ड स्टैब्लिशमेंट है तो कितने दिन पहले, फिक्स स्टैब्लिशमेंट रहेगा तो 3 महीना पहले, वेरी गुड। अगर हमारा टेम्पोररी स्टैब्लिशमेंट रहेगा तो कितने दिन पहले हमको सबमिट करना रहेगा प्रपोजल, टेम्पोररी स्टैब्लिशमेंट रहेगा तो 2 महीना पहले हमको सबमिट करना रहेगा। और जब भी हम ये प्रपोजल सबमिट करेंगे, मान लीजिए डिविजनल हेड का जो प्रपोजल होगा वो किसके थ्रू, डीजी पोस्ट के पास जाएगा, डिविजनल हेड का जो प्रपोजल होगा वो किसके थ्रू जाएगा, तो सर्किल के द्वारा, हेड ऑफ द सर्किल के थ्रू, है ना, वो जाएगा। इसके लिए हमको कंसल्टेशन किसका चाहिए, हेड ऑफ द सर्किल जो है किसका कंसल्टेशन लेगा, सीफा का कंसल्टेशन लेगा, फिर उधर आपका भेजेगा। अच्छा, बीडी मार्केटिंग पीएलआई वगैरह रिलेटेड अगर मैटर रहेगा तो सीजीएम के डीडीजी के थ्रू ये प्रपोजल आपका डीडीजी के पास जाएगा, है ना। जैसे नॉर्मल केस में हम लोग क्या देखें कि हेड ऑफ द सर्किल भेजेगा डीजी पोस्ट के पास, पर अगर बीडी मार्केटिंग पीएलआई आरपीएलआई डायरेक्टोरेट रिलेटेड प्रपोजल है तो उस प्रपोजल जो रहेगा वो सीजीएम, क्योंकि आपका बीडी मार्केटिंग वगैरह वो डायरेक्टोरेट है, पीएलआई डायरेक्टोरेट है, तो वो सारा डायरेक्टोरेट में आपका उसका जो हेड होता है वो होता है चीफ जनरल मैनेजर। चीफ जनरल मैनेजर जो होता है वो चीफ पीएमजी रैंक के ही ऑफिसर होते हैं, तो वहाँ पे हम उनके थ्रू भेजेंगे, चीफ सर्किल के हेड के थ्रू नहीं जाएगा, है ना। अच्छा बताइए, अब हम लोग देखें, ये वाला हम लोग देख लिए। अब इसके साथ बोला गया कि जब भी कोई पोस्टल या आरएमएस डिवीजन का आपका स्टैब्लिशमेंट रिव्यू वगैरह किया जा रहा है तो वहाँ पर स्टैटिस्टिकल मेमोरेंडम और कॉपी ऑफ वैल्यूएशन, है ना, ये हमको भेजना रहता है। मतलब जो वर्कलोड है उसको हमको भेजना रहेगा, और इनकम कॉस्ट जो हमारा स्टेटमेंट है उसको हमको भेजना रहेगा। तो जब भी कोई पोस्टल आरएमएस ऑफिस का स्टैब्लिशमेंट रिव्यू रहेगा, हमको स्टैटिस्टिकल मेमोरेंडम मतलब कैलकुलेशन शीट ऑफ वर्कलोड और कॉपी ऑफ वैल्यूएशन, वैल्यूएशन मतलब वहाँ पे इनकम कॉस्ट का जो सर्टिफिकेट है, इनकम कॉस्ट का जो कैलकुलेशन था, ये दोनों हमको भेजना रहता है उसके साथ। ठीक है, आते हैं जब प्रपोजल भेजा जाएगा उसका कंटेंट क्या क्या होता है। तो उसका कंटेंट में क्या बोला गया, बोला कि एवरी लेटर containing the proposal for creation, revision or abolition of a fixed establishment should explain fully the ground on which it is based with the financial effect। तो जब भी हमारा कोई भी रिविजन का, एबोलिशन का या फिर कोई क्रिएशन का हमारा प्रपोजल जाएगा तो किस ग्राउंड पे वो प्रपोजल भेजा जा रहा है वो ग्राउंड मेंशन किया जाएगा, और फिनेंशियल इफेक्ट क्या है, मतलब
जो ऑफिस को हम मान लीजिए जिस ऑफिस से पोस्ट को काट के दूसरा ऑफिस बना रहे हैं उसके ऊपर फिनेंशियल इफेक्ट क्या पड़ेगा, नया पोस्ट ऑफिस के ऊपर प्रोपोज्ड पोस्ट ऑफिस पीपीओ भी हम लोग बोलते हैं, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी रहेगा। तो दोनों चीज हमको यहाँ पे देना रहेगा। इन अदर वर्ड्स जो लेटर रहेगा प्रपोजल उसमें क्या क्या भेजा जाएगा, तो बोला जा रहा है प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द स्टैब्लिशमेंट, जो स्टैब्लिशमेंट है उसका प्रेजेंट खर्चा क्या है, ठीक है, और प्रोपोर्शन ऑफ द स्टैब्लिशमेंट अफेक्टेड, तो प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द स्टैब्लिशमेंट और पोर्शन ऑफ द स्टैब्लिशमेंट अफेक्टेड। तो जो हमारा प्रेजेंट हमारा कॉस्ट है, जो हमारा स्टैब्लिशमेंट है उसका, तो उसका क्या कॉस्ट था उसको हमको देखना पड़ेगा। और जो स्टैब्लिशमेंट मेरा अफेक्टेड हुआ, मेरा 2 पोस्ट काट लिया गया, छाट लिया गया, 2 ऑफिस मतलब 2 विलेज को काट लिया गया, तो क्या इफेक्ट मेरा पड़ेगा उस कॉस्ट के ऊपर, तो प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ स्टैब्लिशमेंट और पोर्शन ऑफ स्टैब्लिशमेंट ये हमको वहां पे बताना रहेगा। फिर नंबर एंड पे ऑफ द अपॉइंटमेंट, कितना पोस्ट को हमको वहां पे बढ़ाना पड़ रहा है ना, वेदर इट इज टू प्रपोज टू बी ऐड और मॉडिफाई, कैसे हम उसको कर रहे हैं, तो उसका भी डिटेल्स यहाँ पे दिया जाएगा। फिर कॉस्ट आफ्टर रिविजन ऑफ स्टैब्लिशमेंट, जब मेरा ऑफिस काट के मान लीजिए 8-5 गो गांव लेके दूसरा पोस्ट ऑफिस बन गया, तो मेरा जो स्टैब्लिशमेंट है उसका कॉस्ट भी आपका रिव्यू हो जाएगा, रिवाइज्ड हो जाएगा। तो कॉस्ट आफ्टर रिविजन ऑफ द स्टैब्लिशमेंट और पोर्शन ऑफ द स्टैब्लिशमेंट जो है उसको भी हमको बताना पड़ेगा। तो प्रेजेंट मेरा पोस्ट जो है, प्रेजेंट मेरा जो स्टैब्लिशमेंट है उसमें क्या कॉस्ट है, और जिस पोर्शन को हम हटा रहे हैं उसका क्या कॉस्ट है ये हमको देना रहेगा। और प्रेजेंट पोस्ट के हटाने के बाद जो बचेगा, है ना, जो बचेगा उसका क्या कॉस्ट है, तो ये सारा डिटेल्स जो है हमको यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। ये हमारा कंटेंट ऑफ प्रपोजल के भीतर रहता है। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े? अच्छा, आगे बढ़े या यहीं पे समाप्त करें, एक बार बताइए, आगे बढ़ना है या यहीं पे समाप्त करना है? चलिए एक बार पब्लिक चैट में कोई बताइए, अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, क्या करें, आगे बढ़े? अच्छा है, थम आप मतलब आगे बढ़ना है। लेट स्टॉप, शुभेंदु बोला स्टॉप, आकाश बोला स्टॉप, बाकी लोग? अच्छा, दीपंकर बोल रहा है एंड हियर, और बाकी लोगों का? चलिए ज़्यादातर तो स्टॉप की तरफ ही बढ़ रहा है। चलिए, तो स्टैब्लिशमेंट, अच्छा चलिए ये लास्ट पेज हम लोग ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद बीओ रिव्यू जो है ये हम लोग अगले दिन देख लेंगे, ठीक है। ये वाला हम लोग एक पेज है इसको देख लेते हैं, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट बात हमारा बहुत ज़्यादा है नहीं। क्या बोला गया, स्टैब्लिशमेंट का चार्जेस क्या क्या होता है, तो बोला जा रहा है स्टैब्लिशमेंट चार्जेस टू बी टेकन शुड बी डिवाइडेड इन 4 पोर्शन। स्टैब्लिशमेंट का जो चार्ज होता है इसको बेसिकली 4 पोर्शन में डिवाइड किया गया। बड़े बड़े ऑफिस के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो जैसे कोई हेड ऑफिस हो, बड़ा सब ऑफिस हो, उसी को यहाँ पे लिया गया क्योंकि आइडेंटिकल मतलब आइडियल सिचुएशन हमको मिलेगा। तो इसको डिवाइड किया गया, एक है क्लरिकल स्टैब्लिशमेंट हो सकता है, डिलीवरी स्टैब्लिशमेंट हो सकता है, जो हमारा एमटीएस है उन लोगों का स्टैब्लिशमेंट हो सकता है, और अदर कंटीजेंट अलाउंस वगैरह चार्जेस जो है ये हमारा हो सकता है ना। फिर हमारा आरएमएस के केस में क्या आता है, आरएमएस के केस में शॉर्टिंग असिस्टेंट स्टैब्लिशमेंट होगा, मेल गार्ड का स्टैब्लिशमेंट होगा, एमटीएस का स्टैब्लिशमेंट होगा, और अदर कंटीजेंस अलाउंस कंटीजेंस चार्जेस जो हमारा रेस्ट हाउस वगैरह रहता है उसका खर्चा, तो ये सारा आरएमएस के केस में भी आ जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बहुत ज़्यादा कुछ आने वाला है नहीं, एक सवाल पूछेगा नहीं यहाँ से, जितना हमको ये लगता है पूछने लायक सवाल यहाँ से आता नहीं है। एक आपका पूछ सकता है कि मान लीजिए इन केस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ स्टैब्लिशमेंट चार्ज द हेड ऑफिस और लार्जर सब ऑफिस इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी पोर्शंस, है ना, तो 4 पोर्शन में बांटा जाता है। क्या क्या रहेगा, क्लरिकल, डिलीवरी, एमटीएस और कंटीजेंट वाला, है ना। फिर सिमिलरली आप यहाँ पे जब आइएगा, यहाँ पे भी कंटीजेंट अलाउंस था ऑफिस का, एचआर मतलब हाउस रेंट का। आरएमएस के केस में आइएगा तो पोस्टल असिस्टेंट हो गया, शॉर्टिंग असिस्टेंट, है ना, मेल, यहाँ पे डिलीवरी स्टैब्लिशमेंट में होता था पोस्टमैन, यहाँ पे आ गया मेल गार्ड, यहाँ पे एमटीएस था, यहाँ पे भी एमटीएस है, यहाँ पे भी कंटीजेंट था, यहाँ पे भी कंटीजेंट है। तो ये हमारा स्टैब्लिशमेंट चार्जेस कुछ रहता है। इसके बाद हमारा आएगा स्टैब्लिशमेंट रिव्यू ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस। तो जैसे आप लोगों का डिमांड है हम लोग इसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।
आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके भीतर अगर किसी को कहीं पे डाउट रह गया तो आप एक बार बताइए, कहीं पे डाउट है इसके भीतर? अच्छा, एक और बात याद रखना है, कल आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए। कल परसों मंडे के दिन हम लोग कैजुअल लेबर वाला जो हम लोग क्लास किए थे उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, ठीक है? मंडे के दिन हमारा कैजुअल लेबर वाला एग्ज़ाम रहेगा। चलिए आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। किसी का कुछ डाउट है तो बताइए।